फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। हरियाणा में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। करनाल में किसानों ने सचिवालय के सामने जमाया डेरा। बोले दिल्ली बॉर्डर के यहां लगाएंगे मोर्चा। आईएसआईओ सिन्हा को सस्पेंड करने की किसानों ने की है मांग। बड़े पैमाने पर किसानों का हुजूम देख पूरी तरीके से झल्लाए खट्टर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार हुई और डीसी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया है। जी हाँ, इस वक्त की हम आपको बताएंगे आखिर क्या कुछ है बड़ी खबर। इस बीच राकेश टिकैत को भी कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था संयुक्त किसान मोर्चा के। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अखिलेश यादव पर गरम दिखे। जी हाँ, दरअसल वैसे कल यूपी में अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी पूरे परिवार संग एआईएमआईएम में हुए शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा खेल। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों तालिबान हुकूमत। जी हाँ, तालिबान की नई सरकार का ऐलान। मुल्ला अंग खुद बने प्रधानमंत्री। 33 मंत्रियों की टीम में कोई महिला शामिल नहीं है। इनके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर भूपेश बघेल के पिता को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री के पिता ब्राह्मणों को लेकर दिए थे विवादित बयान। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुजारी नहीं हो सकता मंदिर का मालिक। भू राजस्व में देवता के नाम ही होगी संपत्ति। एक और झटका। और इस बीच पश्चिम बंगाल से जहां पे शुभेंदु अधिकारी की बढ़ेगी मुश्किलें। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का रुख कर दिया है। ये भी बताएंगे, एक एक करके जानेंगे। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट अभी भी पूरी तरीके से है बंद। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के दावे की खोली पोल। और इस बीच 25 विधायक बागी हैं। ममता बनर्जी ने किया ऐलान। तो वही गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों ने किया भाजपा सांसद का जोरदार विरोध। आपको तो एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश न केवल कोविड-19 से लड़ने में विफल रहा बल्कि देश की विदेश नीति चौपट रही और तीन काले कानूनों का विरोध करते हैं, किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों करनाल में किसानों ने सचिवालय के सामने जमाया डेरा। बोले दिल्ली बॉर्डर के यहाँ लगाएंगे मोर्चा। आईएसआईओ सिन्हा के सस्पेंड करने की मांग तेज हुई है। किसानों पर बारिश की पानी की बौछार की गई थी। इस बीच आपको बता दें किसानों 3 राउंड की बातचीत बेनतीजा रहने पर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें हरियाणा के करनाल में किसानों ने जिला प्रशासन से बातचीत विफल होने के बाद जिला सचिवालय के बाहर डेरा डाल दिया। किसान दिल्ली बॉर्डर की तरह यहां पर भी मोर्चा लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने टेंट मंगवाना शुरू कर दिया था। इससे पहले सचिवालय की तरफ भी बढ़े थे। हालांकि आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हुई है कि हरियाणा में 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। SMS को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इंटरनेट के साथ साथ वहाँ पर लाठीचार्ज के दौरान लाठीचार्ज भी हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि किसान जो है वो बेकाबू हो गए हैं और करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार हुई और डीसी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया है। और खास करके आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें करनाल में किसानों का शांतिपूर्ण मार्च उग्र तब हो गया जब प्रशासन से बातचीत विफल रहने के बाद सचिवालय का घेराव करने निकले थे। इसके साथ ही किसानों के हालात तनावपूर्ण हो गए थे। प्रदर्शन में शामिल किसान सचिवालय में जबरन घुसने का प्रयास किया था, जिसके बाद प्रशासन ने पानी का बौछार किया था। डीसी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया है। किसानों ने जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा का कर रहा है ये मार्च का नेतृत्व SKM कर रहा है। किसानों के सचिवालय की तरफ से भी मार्च किया गया था। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। महापंचायत के लिए किसानों का पहुंचना भी जरूरी बताया है और 3 राउंड की जो बातचीत वो बेनतीजा रही है। जबकि अनिल विज गृह मंत्री कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली किसानों को करना चाहिए। ये चीजें कह रहे हैं। अगली अपडेट किसानों ने यूपी इलेक्शन से पहले पूर्व सांसद अतीक अहमद पूरे परिवार के साथ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम में हुए शामिल। यूपी चुनाव से पहले पूर्व सांसद अतीक अहमद पूरे परिवार के साथ असद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ असद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन की ओवैसी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। दरअसल अतीक इस समय जेल में बंद है। माना जा रहा है कि प्रयागराज पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम शाइस्ता को टिकट देगी। यही नहीं, एआईएमआईएम के इस दांव से समाजवादी पार्टी की भी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। मुस्लिमों पर दोनों पार्टियों का फोकस कुछ अधिक ही रहता है। एआईएमआईएम को प्रयागराज में गहरी पैठ रखने वाले अतीक अहमद के समर्थन से सपा की राह मुश्किल हो सकती है। मालूम हो कि पिछले 1 सालों से अतीक अहमद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। करेली, कसारी, मसारी, चकिया, सिविल लाइंस, नवाब यूसुफ रोड, हाईकोर्ट रोड, लूकरगंज सहित शहर के
कई पॉश इलाकों में मौजूद उनकी संपत्तियों के अलावा चकिया स्थित उनके और उनके भाइयों और करीबी सहित रिश्तेदारों के मकान पर प्रयागराज विकास का प्राधिकरण ढह चुका है। इसी को देखते हुए फिलहाल वो इस बार AIMIM का दामन थाम चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार विधायकी AIMIM से लड़ने पर जीत तय मानी जा रही है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। मीडिया की धमकी, तालिबान पाकिस्तान ने कहा हमें आतंकी संगठन कहना बंद करें। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक तरीके से पाकिस्तान में TTP के हमले के बाद पाकिस्तान की मीडिया ने आतंकवादी कहकर नवाजा था, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही वो है कि फिलहाल अब आतंकवादी कहने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मीडिया की धमकी भी निकल के आई है। दरअसल तालिबान ने कहा कि हमें आतंकी संगठन कहना बंद करो। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर तालिबान की नई सरकार का ऐलान हो चुका है। अंखुद बने हैं प्रधानमंत्री। 33 मंत्रियों की एक टीम में कोई महिला नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि महिला नहीं है। इस बीच दरअसल अभी तक हो रहा था कि कब बनेंगे मंत्री कब नहीं, लेकिन अब जो है पूरी क्लियर हो चुकी है। तालिबान की नई सरकार का ऐलान हो गया है। मुल्ला अंखुद जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 33 मंत्रियों की टीम में कोई महिला भी नहीं है। दरअसल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पूरी तरीके से कब्जा करने के 3 महीने बाद तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को मंत्रिपरिषद का प्रमुख यानी नई सरकार का मुखिया बनाया गया है। सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने इसकी जानकारी दी है। तालिबान ने बताया कि अभी तक केयर टेकर कैबिनेट सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी ये अंतरिम सरकार है। तालिबान का कहना है कि समावेशी सरकार के गठन को लेकर चर्चा चल रही है। तालिबान ने बिना किसी समारोह के सरकार की घोषणा की है। समारोह बुधवार को हो सकता है। तालिबान के अंतरिम सरकार की लिस्ट इस तरीके से, तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद जो है प्रधानमंत्री हैं। डिप्टी PM में मुल्ला बरादर हैं। डिप्टी PM 2 में अब्दुल्ला इस्लाम हनाफी है। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है। रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिदीन है। वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्लाह वादरी हैं। विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तबी हैं। शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर हैं। न्याय मंत्री मौलवी अब्दुल हकीम भी हैं। उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी है, जबकि ग्रामीण शिक्षा मंत्री यूनिस अंखुद ज़्यादा हैं। इस बीच आपको बता दें शरणार्थी मामलों के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी हैं। तो ये सब कुछ मंत्रालय भी बढ़ चुका है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान देने के मामले में CM भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल गिरफ्तार 14 दिनों की हिरासत में भेजे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की पुलिस ने ब्राह्मणों पर विवादित बयान के मामले में सोमवार को राजधानी रायपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नंद कुमार बघेल को रायपुर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों से जानकारी मिली कि बघेल ने किसी वकील या बेल के लिए मना किया है। बघेल के पिता के बयान पर विवाद गहराने पर CM ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा था, हमारी सरकार में कानून से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे में नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे थे। तो ये कांग्रेस शासित राज्य ने एक तरीके से बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बोल्ड कदम उठाया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पुजारी नहीं हो सकता है। मंदिर का मालिक भू राजस्व में देवता के नाम ही होगी संपत्ति। दरअसल भू राजस्व के रिकॉर्ड में पुजारियों के नाम जोड़े जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एक पुजारी किसी भी मंदिर की जमीन या संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एक सेवक की तरह काम करता है। मंदिर की संपत्ति का मालिक उसका देवता ही होता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता YS बोपन्ना की बेंच ने कहा है कि पुजारी के पास मंदिर या मंदिर की संपत्ति केवल प्रबंधन के लिए ही होती है, वो सिर्फ देवता की जगह पर उस मंदिर के काम करता है। चूँकि देवता का नाम कानून में विधि सम्मान है, इसलिए भू राजस्व के रिकॉर्ड में देवता के नाम ही मंदिर की संपत्ति रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भी भू राजस्व के रिकॉर्ड के पुजारियों के नाम हटाने के भी आदेश दे दिए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। ममता सरकार ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का किया रुख। जी हाँ,
कोलकाता हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती देने के लिए ममता सरकार ने 2 जजों की डिवीजन बेंच का रुख कर दिया है। राज्य सरकार ने ये कहते हुए याचिका दाखिल की कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। जानकारी के मुताबिक इस मामले की सुनवाई अब बुधवार को हो सकती है। आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट की एकल बेंच ने सोमवार को अंगरक्षक की मौत के मामले में 3 मामलों में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा अदालत ने कोलकाता के मनिकलता पुलिस स्टेशन में दर्ज एक कथित नौकरी घोटाले के मामले में तामलुक में पुलिस को धमकी दी थी, तो अब उनकी मुसीबत बढ़ गई है। अगली अपडेट, महबूबा मुफ्ती ने कहा मुझे नज़रबंद कर दिया गया है और उनके दावों को उजागर करता है ये कदम। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को प्रशासन पर उनके घर में नज़रबंद किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारियों के लिए चिंता व्यक्त करती है, लेकिन कश्मीरियों में परवाह नहीं है। कश्मीर में हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। मुझे नज़रबंद किया जा रहा है। ये कदम कश्मीर में समन्वय स्थिति और उनके झूठे दावों को उजागर कर रहा है। आपको बता दें कि गिलानी की मौत के बाद लगाए गए प्रतिबंधों में अब ढील दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि इंटरनेट सहित अधिकांश प्रतिबंधों में ढील दी गई है। कश्मीर और जम्मू दोनों संभागों में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, लेकिन सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उधर डीजीपी दिलबाग सिंह ने पिछले 5 दिनों में जमीनी स्तर पर अत्यधिक पेशेवर तरीके से निपटने के लिए पुलिस। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, गोरखपुर बाढ़ पीड़ितों ने किया बीजेपी सांसद का विरोध, पूछा कोरोना से अब तक कहां गए थे। दरअसल यूपी के गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद कमलेश पासवान का विरोध हुआ है। बाढ़ पीड़ित इलाके के दौरा करने पहुंचे बीजेपी सांसद कमलेश पासवान ने यह बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर लोगों ने पूछा है कि कोरोना संक्रमण से लेकर अब बांध टूटने तक अब आप कहां थे। बाद में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के मनोबल के बाद मामला शांत हुआ है। दरअसल बसगांव सीट के सांसद कमलेश पासवान के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव वालों का कहना है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण को लेकर अब बांध टूटने के बाद आप कहां गए थे, वहीं से गांव का दौरा करके गुजर रहे हैं। जिलाधिकारी विजय कुमार आनंद भीड़ देखकर रुक गए और वहां गांव वालों को समझा बुझाकर शांत भी कराया था। आपको बता दें, जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। उनके बाद कमलेश पासवान ने स्टीमर पर एनडीएफ को और राजस्व कर्मियों के साथ मैरुंड गांव का भ्रमण भी किया है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, अखिलेश पर गरम, आजम पर नरम, फैजाबाद पर भी ओवैसी ने दिया जवाब, सीएम पर पलटवार, अयोध्या कोई बदल नहीं सकता है। दरअसल आपको बता दें, यूपी का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की अयोध्या की धरती पर यूपी की सियासत में डेब्यू करने पहुंचे हैं। उन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला है। इस मौके पर वो आजम खान के प्रति थोड़े नरम दिखाई दिए। इधर उनके आने से पहले सीएम योगी ने साफ कर दिया कि ओवैसी के फैजाबाद लिखने से कुछ नहीं होगा, अयोध्या अब अयोध्या ही रहेगा, क़यामत का दिन कभी नहीं आएगा। ओवैसी के चुनावी आगाज के साथ इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग है। यूपी के चुनाव का बिगुल फूंकने उतरे ओवैसी ने साफ कर दिया है कि हमारा उद्देश्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा है कि ये जीत यूपी के मुसलमानों की होगी, उन मुसलमानों की जिनको अभी तक साइडलाइन कर दिया गया था। केवल मुसलमान 19% लोगों का वोट लिया गया और उनको उन्हीं के हाल में छोड़ दिया गया, यानी उनके हाल को परिवर्तित नहीं किया गया। मोहन भागवत पर भी ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। फैजाबाद विवाद पर ओवैसी का भी स्टेटमेंट निकल के आया कि उनके दौरे से पहले लगे पोस्टरों में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखे जाने पर सवाल पूछा गया तो ओवैसी ने कहा कि अयोध्या जिले का नाम बदला गया है। हमने आज जिस पोस्टर का इस्तेमाल किया उसमें अयोध्या लिखा है, लेकिन विधानसभा सीट का नाम फैजाबाद है, इसलिए फैजाबाद लिखा गया है। ये चीज़ें उन्होंने बड़ी बात कही है। अगली अपडेट तो ये दोस्तों, अब यूपी विधानसभा में नमाज तो बिहार में हनुमान चालीसा के लिए कमरे की मांग, झारखंड के बाद छिड़ा है संग्राम। झारखंड की विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा अलॉट होने को लेकर विवाद बढ़ गया है। अब इस मसले पर यूपी में और बिहार तक चर्चा होनी शुरू हो गई है और यहाँ के विधानसभा में ऐसी व्यवस्था है कि मांग की जा रही है। यूपी के कानपुर के विधायक
इरफान सोलंकी। अब मांग की गई है कि यूपी की विधानसभा में भी इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। सपा विधायक ने कहा है कि सत्र के दौरान नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसे में आस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। यूपी के अलावा बिहार में भी इस मसले पर चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मांग की है कि बिहार विधानसभा में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अलग कमरा बनाया जाए, साथ ही मंगलवार की छुट्टी भी घोषित की जाए। बीजेपी विधायक ने कहा कि संविधान सभी को बराबरी का हक देता है, अगर नमाज के लिए कमरा मिल रहा है तो हनुमान चालीसा की। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने फिर बोला पीएम मोदी पर हमला, कहा यह देश मोदी या बीजेपी की संपत्ति नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी नेताओं के उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इसके साथ ही निजीकरण के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। ममता बनर्जी ने बुधवार को साफ कर दिया है कि बंगाल विभाजन करना इतना सहज नहीं होगा, खेला होगा और खेला हम जीतेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि देश बिक्री करना चाहते हैं और बंगाल की बिक्री करना चाहते हैं, खेला होवे इतना आसान सहज नहीं होगा। अब ना तो पहले के राम है और ना ही अयोध्या है। अयोध्या को जानने के लिए अब अच्छी तरीके से रामायण पढ़नी होगी। उन्होंने कहा है कि बंगाल 100 दिन काम में 1 नंबर है, रेलवे और इंश्योरेंस को लेकर। तो दोस्तों, मोदी के देश बेचने पर बड़ा हमला बोला। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव नमाज को लेकर छिड़ी जंगी हमने आपको बताया। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर आरजेडी ऑफिस में मिलन समारोह, होर्डिंग्स में लालू राबड़ी तेजस्वी पर तेज प्रताप नदारत दिखे। दरअसल आपको बता दें, राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर निकलने के बाद परिवार और पार्टी में लंबे अरसे से चल रहा विवाद 3 नए रंग ले रहा है। एक तरफ बड़े नेता तेज प्रताप ने नई विंग बनाने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ पोस्टर विवाद फिर से तूल पकड़ रहा है। राजद कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, इसके लिए पार्टी कार्यालय के बाहर बनाए गए हैं। इस बीच कहीं भी तेज प्रताप यादव नहीं है। राजद में पोस्टर विवाद थमता नहीं दिख रहा था और अब फिर उसके उभरने की भी आशंका है। इसके चलते ही छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को कुर्सी भी गंवानी पड़ी। उनकी गलती केवल ये थी कि छात्र राजद के कार्यक्रम वाले पोस्टर पर तेजस्वी यादव की फोटो नहीं थी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अगली अपडेट लेते हैं। महाराष्ट्र के नेताओं पर ईडी के एक्शन पर भड़के पवार, राज्य सरकार को दबाने को हो रहा है प्रयास। दरअसल महाराष्ट्र में गैर भाजपा दलों के नेताओं के बाद ईडी की जांच को लेकर एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शरद पवार ने मंगलवार को दावा किया है कि महाराष्ट्र के विभिन्न नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की कार्रवाई राज्य सरकार के अधिकारियों का अतिक्रमण करने और राजनीतिक विरोधियों को हतोत्साहित करने का प्रयास है। ईडी राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख तथा एकनाथ खड़से के खिलाफ अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों ने पिछले हफ्ते धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद भावना गवाली से जुड़े कई परिसरों पर भी छापेमारी की है। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का साथ सत्ता में है। पवार ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में ईडी की इतनी कार्रवाई के बारे में कभी नहीं सुना है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी के साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, संजय निषाद की मांगों पर सहमति। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी अपना रुख साफ कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। उन्होंने सोमवार की रात गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर हुई इस मुलाकात में यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों के साथ ही बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को जल्द समाधान पर भी बातचीत की गई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी प्रबुद्ध सम्मेलन में बोली मायावती, अब बीएसपी अब गुमराह नहीं होगा ब्राह्मण, फिर बनेगी बीएसपी की सरकार। लंबे समय से अलग थलग पड़ी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मायावती ने इस बार ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कवायद शुरू कर दी है। लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को आयोजित किया गया है। मंगलवार को इस सम्मेलन का समापन हुआ, जिसमें
बीएसपी चीफ मायावती ने संबोधन भी किया है। मायावती ने भरोसा दिलाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रबुद्ध वर्ग किसी भी तरीके के बहकावे में न आए और बसपा के को अपना समर्थन देना। मायावती ने दावा किया है कि इस बार बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मायावती ने कहा कि दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से गर्व रहा है। उन्होंने कहा है कि गुमराह और बहकावे में न आए और कठिन से कठिन दौर भी पार्टी ने देखा है। अगले अपडेट बीजेपी शासित हरियाणा के सीएम पर चौटाला के तीखे बोल। सूबे में नकारा पशु कहलाते हैं खट्टर, मेरा पोता भी लुटेरों में है। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ के नकारा पशुओं को खट्टर कहा जाता है। हरियाणा में इस समय लुटेरों की सरकार है और इसमें मेरा पोता दुष्यंत चौटाला भी शामिल है। पूर्व सीएम सोमवार चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर 25 सितंबर को जींद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने पानीपत पहुंचे थे। चौटाला मुख्यमंत्री द्वारा किसान महापंचायत को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारे पशु जब नकारा हो जाते हैं तब हम उनको खट्टर कहते हैं और एक तरीके से नकारा पशु से उनकी तुलना की है। तो दोस्तों बड़ी खबर उतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें इस